फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 6 को देखेंगे। जनसंख्या पॉपुलेशन यानी चैप्टर 6 देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पॉपुलेशन के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 9 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग करते हैं। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक वह मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। इसके अर्थ एवं महत्वपूर्ण ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करते हैं, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। ठीक है, उनकी जनसंख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन कौन विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। ठीक है, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। पूछा जाता है, क्रम में पूछा जाता है। सबसे अधिक से कम जनसंख्या वाले पूछा जाता है। यूपी हो गया, पहला यूपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद बिहार थर्ड में, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इस तरह से क्रम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे उत्तर प्रदेश, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। अब पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या काफ़ी बार पूछा गया है, तो गोवा आ जाएगा। ठीक है, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्रम में आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना, 1872 में किसके काल में? तो लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, की गई थी। हालांकि 1881 में किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? ठीक है, देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल में पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। ठीक है, आज क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछेगा तो क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा सबसे छोटा। काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, छोटा गोवा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। 2011 में भारत का
घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देश में से एक है। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। ये सब आप लोग कर सकते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 नहीं, गलत है, 1106 है विकेट डाटा। बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, वही 1106 है। वही अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इस तरह से क्रम में उत्तर प्रदेश का ये है स्ट्रक्चर। 16%, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में फिर 9%, पश्चिम बंगाल में 8%। इस तरह के क्रम से आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये 4 कम से कम रखेंगे याद। ठीक है, देखते हैं, देख सकते हैं जनगणना घनत्व है जो सबसे ज़्यादा बात करें तो बिहार में 1106 है। आप लोग रोक के देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश पूछा जाता है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। पुनर्गठन के बाद 2 जून, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि को। 5/8/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख विभाजित कर दिया गया। इस तरह से अभी भारत में टोटल कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं उन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है? क्यों? आप लोग देख सकते हैं। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, खट्टे छठे एवं पथरीली भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को इफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य के नाम ये सब आप लोग देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं में जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होते हैं। प्रवास क्या होता है कि प्रवास जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है या रहता है, उसे ही हम लोग प्रवास कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर 1 सदी 10 वर्ष, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। उसे निरपेक्ष वृद्धि दर या कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये 1951 से 61 के बीच 21.64% रहा। 1961 से 1971 के बीच 24.8, फिर 1971 से 1981 में 24.66, यानी देख सकते हैं 1981 से 91 में 23.87, फिर 1991 से 2001 में 21.54, फिर 2001 से 2011 में 17.64। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो है 1901 में कितना था, 1901 में 238.4 था, जो अभी वर्तमान में 2011 में 1210.19 रहा जनसंख्या लाख में। प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि एक दिए किसी वर्ष की मूल
प्रत्येक वर्ष 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। देख सकते हैं ये आप लोग 1210.6 हो गया 2011 में। तो 1991 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1991-51 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे-धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर केवल कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक दर से पहले कभी नहीं हुई थी वृद्धि। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर कंट्रोल के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। ये भारत तो अभी वर्तमान में ही सबको पीछे छोड़ के पहला नंबर पे आ गया। बात करें भारत का जनसंख्या अभी कितना है, 142.86 करोड़ है। और चीन की बात करें सेकेंड स्थान में, ये फर्स्ट में है, सेकेंड में बात करें तो चीन की कितना है, तो 142.57 करोड़ है। यानी भारत और चीन के बीच का डिफरेंट की बात करें तो कितना, 29 लाख जो है ना, चीन से भारत की जनसंख्या अधिक है। 29 लाख भारत का अधिक है, यानी नंबर 1 पे भारत है अभी वर्तमान में जनसंख्या के मामले में। देखते हैं जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया है: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने वाले लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण यानी पुश कारक प्रभावी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग जेंडर के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना स्ट्रक्चर को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 ईस्वी में कुल जनसंख्या
की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक यानी 10 साल 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ याद रखेंगे। पूछा जाता है कि जनगणना जो होती है कितना आर्टिकल के तहत करवाया जाता है, तो 246 आर्टिकल के तहत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना करवाया जाता है। कितनी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। कितनी 7वीं अनुसूची में जनगणना कार्यक्रम है। 2011 जो हुई थी, 2011 का जनगणना की बात करें का उस टाइम में आयुक्त कौन था, सी चंद्रमौली थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पूछता है कि भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था, तो कौन थे, हेनरी हेनरी प्लाउडेन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडेड ईयर कौन था, ईयर तो 1921 को कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाता है माइनर डिवाइडेड ईयर कौन था, तो 1981। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये सब। देखते हैं। किशोर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, 10 से 19 वर्ष को के आयु वर्ग को होते हैं। बहुत बार पूछा गया है। भारत ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषण तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रतिक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार यानी शिक्षा का प्रसार और इसमें सुधार के द्वारा इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 ईस्वी में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पूछा जाता है 2000 प्रदान करने हेतु शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभ्यास को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है, तो किस क्षेत्र में लाता है, प्रस्थान एवं आगमन दोनों के क्षेत्र में। काफ़ी इम्पोर्टेंट। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम है, तो किसका परिणाम है, तो उच्च जन्म दर जो होते हैं उनका परिणाम है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है, तो जनसंख्या वृद्धि दर की 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, कौन है, जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, निम्नलिखित का उत्तर संक्षेप में देना है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करना है। तो महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास, ये सभी जो है ना घटक है। यानी किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है ये सब घटक। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट गई? जन्म दर में तेज़ी से गिरावट या कमी आई क्योंकि
गर्भ क्योंकि उस टाइम में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के कारण जन्म स जनसंख्या की वृद्धि दर घट रही है। इस कारण से आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करना है। तो 1 वर्ष में बात करें तो जन्म दर 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहते हैं। और फिर आता है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर की बात करें तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इस तरह से प्रवास, क्या है प्रवास पूछा जाता है तो जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। तो प्रवास की बात करें तो प्रवास जो जन्म मृत्यु ये सभी के आधार पे देखा जाता है। एक तरह से मानिए तो जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है या रहता है उसे ही हम लोग प्रवास कहते हैं। इस तरह से आज का जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग क्लियर किए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।